नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाथ वे अचीवर्स में। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपकी एक नई क्लास के साथ। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के विदेशी सूत्र, तत्व और राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल्स क्या-क्या होते हैं, इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके सोर्सेस की, संविधान के सोर्सेस की अगर बात करें, सॉरी विदेशी सोर्सेस की, तो एक्चुअली हमारे जो सोर्स, जब हमने संविधान बनाया तो हमने जो सोर्स लिए थे वो सोर्स दो प्रकार के लिए गए थे। स्रोत जो थे वो दो प्रकार के स्रोत थे। एक जो स्रोत था वो एक था आपका इंटरनल सोर्स था, और एक जो था वो एक्सटर्नल सोर्स था। ठीक है, दो सोर्सेस हैं हमारे संविधान में। दो तरीके के स्रोत हैं जिनके द्वारा हमारा संविधान बना हुआ है, और उनमें जो आंतरिक स्रोत है उसमें भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो बहुत सारे देशों के, नियरली 9 to 10 देश के जो है संविधान में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमारे संविधान में इम्बाइब किया गया है, सम्मिलित किया गया है, और उसके आधार पे हमारा संविधान बना है। इसमें एक कोटेशन भी कही जाती है कि जो है संविधान जो है हमारा वो उधार का थैला है। ये कोटेशन किसने कही है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई कीजिएगा। ये एक कोटेशन की गई है कि जो संविधान है वो एक उधार का थैला है। वो इसीलिए कही गई है क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस भी हैं। ठीक है, जिसमें हमने यूएसए से भी कुछ लिया है, ठीक है, ब्रिटेन से भी लिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया है, जापान से भी लिया है, जर्मनी से भी लिया है, ठीक है, जर्मनी है, आयरलैंड है, ठीक है, इनसे कुछ ना कुछ हमने अपने संविधान में लिया है। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज कहां कहां से कैसे कैसे ली गई है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर इंटरनल सोर्स की बात करते तो इंटरनल सोर्स में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर हम संवैधानिक इतिहास जो अभी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है, जिसमें संविधान के इतिहास के बारे में बात की गई थी, तो उसमें जो एक मेजर पोर्शन था, एक जो मेजर सोर्स था हमारे संविधान को बनाने में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935 था। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं। अगर हम आज बात करते हैं कि हमारे संविधान जब बनकर लागू हुआ था, तो जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ था तब आर्टिकल्स थे 395 आर्टिकल्स थे। कि आज तो बढ़ के और भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस समय 395 आर्टिकल थे, जिसमें से 250 के आसपास के जो अनुच्छेद थे या जो आर्टिकल्स थे, वो जो है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एज इट इज ले लिए गए थे। क्योंकि अगर हम बात बोले तो जो भारत सरकार अधिनियम है, ये बोला जाता है मेन सोर्स होता है, संविधान का मेन सोर्स है ये। ठीक है, मुख्य स्रोत अगर बात करेंगे तो ये मुख्य स्रोत है। ये सब लिख लीजिएगा, डायरेक्ट आता है, पूछा जाता है कि मुख्य स्रोत संविधान का क्या है। तो मुख्य स्रोत संविधान बनाने में जो मुख्य स्रोत के रूप में अगर बात की जाएगी तो वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर इससे बात करते हैं, और ये लेंडियस पार्ट है, ठीक है, लेंडियस्ट सोर्स यानी सबसे बड़ा सोर्स जो है यही है। ठीक है, लेंडियस सोर्स भी यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें ली गई हैं। अगर हम बात करें तो संघीय व्यवस्था यहां से ली गई, यानी क्या, आपका फेडरल अरेंजमेंट जो है आपका लिया गया है भारत सरकार अधिनियम से। न्यायपालिका का ढांचा, अगर हम न्यायपालिका के ढांचे की बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय न्यायपालिका का ढांचा है। यानी आपका अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, ये स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की बात होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी जो है वो हमारा एक तरीके से 3 लेयर्स में अगर हम बात करें तो पहले लेयर में हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं,
हाई कोर्ट्स जो है वो नियरली 25 हाई कोर्ट्स है आज के समय में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं और सेशन कोर्ट्स होती हैं, ये जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। ठीक है, इस तरह से त्रिस्तरीय जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है, और ये सोर्स आपका भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। अगर बात करें राज्यपाल का कार्यालय या राज्यपाल का जो भी ऑफिस, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है आपका वो लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। लोकसेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहां लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात बोले तो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तीन तरीके के पब्लिक कमीशन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से ज्वाइंट पब्लिक कमीशन जो होता है आपका, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, ये दो स्टेट्स अगर कॉमन कंसेंसस पे आती हैं तो वहां पर वो अपना एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करा सकती हैं, जिन्हें ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसकी पावर मोस्टली जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, जो उसके एग्जाम्स होते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है, और इसको बनाने का आदेश जो है राज्यसभा के द्वारा एक बिल पारित करने के बाद ही होता है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो स्टेट सब्जेक्ट है वो आपका राज्यसभा के पास ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपातकालीन प्रावधान, यानी जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की जाए, इमरजेंसी प्रोविजंस की, ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की, तो आपातकाल का प्रावधान जो है वो आपका लिया गया है। इसके साथ साथ अगर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर यानी प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, ठीक है, प्रशासनिक विवरण। देखो, भारत सरकार अधिनियम एक तरीके से संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वो अपने सिस्टम, जो उनका सिस्टम है उसके आधार पे वो भारतीय व्यवस्था में भी उसी तरह का सिस्टम लाने का प्रयास कर रहे थे। और मोस्ट ऑफ द सिस्टम अगर हम देखते हैं संघीय व्यवस्था, जिसे फेडरल अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसमें आपका पावर शेयरिंग होती है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होगा या सेपरेशन ऑफ पावर होगा वो किस तरीके से होगा, ये आपकी संघीय व्यवस्था या फेडरल अरेंजमेंट में बात की जाती है। जुडिशरी का ढांचा आपने देख लिया, जहां पर हर इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग ताकत दे के रखी गई है और एक दूसरे को इंटीग्रेट करके रखा गया है कि अगर कोई केसेस आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है उसके पास जा सकते हो और उसके ऊपर जा सकते हो, अगर उससे भी सेटिस्फाई ना हो तो सुप्रीम कोर्ट है, एंड एट लास्ट यू हैव अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राज्यपाल का ऑफिस अगर मैं बात करूं कि स्टेट्स और सेंट्रल के बीच की जो कड़ी होती है, वो इस एक सेंट्रल का रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेट में बैठाया जाता है उसे राज्यपाल के रूप में बोला जाता है। ठीक है, तो उसके ऑफिस की बात भी की गई है। लोकसेवा आयोग जितने भी ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के रेलिवेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईएएस का पद हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस और आईपीएस का पद हो, या इंडियन फॉरेन सर्विस का पद हो, या इसके साथ साथ और भी एलाइड्स जितनी भी पोस्ट होती हैं वो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है, और ग्रेड ए सर्विसेज के सारे एग्जाम जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान जो है, इमरजेंसी प्रोविजंस जो भी थे उसके बारे में भी बात की गई कि इमरजेंसी के टाइम पे हम किस तरीके की व्यवस्था और किस तरह कार्यपालिका को हम चला पाएंगे, उसके बारे में बात की गई है। प्रशासनिक विवरण भी बात की गई। अब आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें ऐसी आती होंगी कि किस तरीके से व्यवस्था चलती होगी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि अगर डीएम का पद कहाँ पे, तो ये यहीं पे होगा। एसडीएम का पद कहाँ पे, वो प्रशासनिक विवरण में ही होगा। तो अगर उसमें बोले कि डीएम और एसडीएम के पद कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए होंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। या प्रधानमंत्री का पद किससे लिया गया है, वो किससे लिया गया होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो बाहरी स्रोत थे यानी एक्सटर्नल सोर्स थे,
एक्सटर्नल जो सोर्स थे, एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स में आपका एक शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका गया, ठीक है। तो अगर हम आ से बात करें तो आ से हो गया हमारा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। का से कनाडा, ठीक है। बा से ब्रिटेन, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि आ से अमेरिका, का से कनाडा, बा से ब्रिटेन, रा से रूस, ठीक है। और यहां पे आ से आयरलैंड हो गया, जा से जर्मनी हो गया और साथ साथ जापान भी हो गया, ठीक है, जापान भी हो गया। और फिर गया ना तो फा से फ्रांस हो गया, ठीक है। और रा में क्या हो जाएगा, ये साइलेंट रहेगा, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा और गया भी साइलेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं आ से बात करूं तो एक और आएगा आयरलैंड, ठीक है। अमेरिका के साथ आयरलैंड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है एक्सटर्नल सोर्सेस पे कौन कौन सी कंट्रीज से क्या क्या लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किससे क्या क्या लिया गया है, ठीक है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इसका संविधान 1789 में बना था और फिलाडेल्फिया सम्मेलन एक हुआ था, उसके तहत इसका जो संविधान बना था। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट हैं, अगर आप सबको पता होगा तो 1789 से 1797 तक जो है आपका जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, तो पहला लिया गया है प्रस्तावना पर विचार, यानी प्रियम्बल की बात की गई है, लिखित संविधान की बात की गई है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। न्यायपालिका की क्षमता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम लोग बोलते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना यानी रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात जो है, जो कि आर्टिकल हमारे किसमें 360 में है, ठीक है। अनुच्छेद 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। वो हमारा हमने किससे लिया, सबसे बड़ी पूंजीवादी देश, सबसे बड़ा जो पूंजीवादी देश है आज के समय में वो अमेरिका है। तो पूंजीवादी देश यानी फाइनेंशियल कैपिटल या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, उसी ने फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात भी की थी। तो ये आपके दिमाग में रहेगा। दूसरी चीज है कि प्रियम्बल पर विचार जो है वो आपका इसी में किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि हमारा संविधान जो है अमेरिका के संविधान की तरह एक लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान में 8 आर्टिकल्स हैं, जहां तक हमारे संविधान में वहां पे 395 आर्टिकल्स है। उसका मुख्य कारण है इस तरह के स्रोत और आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का लेंदी होना, उससे मैक्सिमम पार्ट जो है उससे लिया जाना, ठीक है। और अगर हम इसकी कंपैरिजन हम
अगर बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से तो उसका अलिखित संविधान है। अलिखित यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने की कोई डेट नहीं होती है, लेकिन जितने भी लिखित संविधान होते हैं उनकी लागू होने की एक डेट होती है। ठीक है, तो उस केस में हमारे संविधान के लागू होने की एक डेट है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर हम बात करें तो आज जब हमारी क्लास आ रही है तो उससे एक दिन पहले कल जो है हम संविधान दिवस के रूप में मना चुके हैं। ठीक है, ये जो संविधान दिवस था ये हमारा 10वां संविधान दिवस था। वैसे लागू तो हमारा हो गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमने 26 नवंबर में बार बार लागू हुआ था, लेकिन जो संविधान दिवस मनाते हैं वो 26 नवंबर, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, 26 नवंबर 2015 से मनाना हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, 26 नवंबर 2015 से हमारे तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया था। तो हम अगर संविधान दिवस की बात करें तो जब हमारा अंगीकृत किया गया था संविधान, तब से संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान लागू होने की डेट जो थी वो 26 जनवरी 1950 थी। ठीक है, ओके। तो हम अगर बात करेंगे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें प्रस्तावना तो होगी क्योंकि कोई भी चीज अगर किताब लिखी जाती है तो अगर लिखी जाती है तो उसके बारे में पहले बताया जाता है कि इस किताब के अंदर है क्या, तो वही चीज जो है प्रस्तावना बोलता है। प्रियम्बल जो है एक तरह से मिरर इमेज है पूरे के पूरे संविधान की। वो जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है वो पूरे के पूरे संविधान की को एक समराइज करके प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगर हम बात करें याद करने के तरीके पे तो अगर मैं बात करूं यूएसए की, ठीक है, याद करने के तरीके की बात करूं तो यूएसए की बात कर रहा हूं, तो यहां अगर हम बात करें तो यहां राइट्स की बहुत ज्यादा बात होती है। ठीक है, और राइट्स की बात होती है और यहां पे बात होती है आपकी जो उसमें दो तरह की बात होती है, एक तो एग्जीक्यूटिव राइट की और एक दूसरी जुडिशियल राइट की। ठीक है, जुडिशियल राइट की बात होती है, एग्जीक्यूटिव राइट की बात करते हैं तो यहां पे प्रेसिडेंट की बात होती है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। ठीक है, साथ साथ जुडिशरी भी बहुत ही लिबरल है, बहुत ही स्वतंत्र जुडिशरी है। यहाँ पे एक तरह से जुडिशरी की बात भी होती है जो कि बहुत ही स्वतंत्र है और यहाँ पे न्याय की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो इस केस में देखेंगे अगर हम राइट्स की बात करेंगे तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अगर यूएसए की बात करेंगे वहां राइट्स की बात बहुत ज्यादा होती है कि आपके अधिकार हैं क्या, कैसा है। तो अगर राइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं ना कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस समय क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ये आप सबको पता है। अभी G20 का बहिष्कार उन्होंने कर दिया है। ठीक है, ये भी एक तरीके से मोर वंस इन अ डेकेड चीजें हैपन हो रही हैं जो कभी नहीं हुई हैं, वो अब हो रही है कि इंटरनेशनल ऑर्डर को ही डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन होता है कि वो पार्टिसिपेट करे या ना करे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो अगर पद है क्या, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बारे में बात करेगा तो प्रेसिडेंट में इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करेगा। ठीक है, साथ साथ जुडिशरी की बात करेगा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट होगा। तो जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनके रिमूवल की बात करेगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन हैं और ये टैरिफ पे ज्यादा बात करते हैं, पैसे कमाने में बात करते हैं, तो फाइनेंस की बात कर रहे हैं। और फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हुई है। क्या बात हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हुई है। तो जो ये वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है वो भी यूएसए में की गई है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि यूएसए का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान यहाँ पे भी है। और उसके साथ साथ क्या, जहां लिखित संविधान होगा वहां पे एक पुस्तक होगी, उस पुस्तक के पहले पन्ने पे ही क्या होगा, उसका प्रस्तावना होगा। तो अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रियम्बल की बात हो रही है, तो प्रियम्बल कहां पे होगा, वो भी यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। पहली बात तो ये जानते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन की जो संसद है वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पे चलती है। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पे चलती है। किस सिस्टम पे, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पे चलती है। ठीक है, ठीक है, और इंडिया का भी जो लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, वो भी इसी सिस्टम को फॉलो करता है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम आइडियली होता क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक हाउस होता है
उस हाउस के अंदर से ही एक आपका रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जिसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो है एक ही सदन होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स से ही जो है एक मेंबर को चूज करके उसे आपका प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे मेजॉरिटी वोट मिले हुए होते हैं। इंडियन सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही है। इंडिया में आपको पता है कि बाइकैमरल सिस्टम है, ध्रुव व्यवस्था है, जिसमें एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। निम्न सदन से जो है निम्न सदन में जो है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा, यानी डायरेक्ट फ्रेंचाइज के थ्रू आपका इलेक्शन होता है, लोग चुन के वहां जाते हैं और उस लोअर हाउस से एक मेंबर को चुना जाता है आपका प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, और जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो मेंबर चुना जाता है उसे आपका मेजॉरिटी वोट्स मिले हुए होते हैं, तभी वो चुना जाता है। तो जैसा कि सिस्टम आपका ब्रिटेन में पाया जाता है, उसी तरह का सिस्टम मोर एटलीस्ट 90% वही सिस्टम यहाँ पे भी फॉलो अप होता है। इसीलिए हम बात करते हैं कि जो इंडिया की संसदीय लोकतंत्र है, या जो इंडिया का संसदीय प्रणाली है, वो बिल्कुल वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पे ही फॉलो करती है, उसको ही वो फॉलो करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं ब्रिटेन से संसदीय शासन की व्यवस्था ली गई है। संसदीय शासन की व्यवस्था को लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, यानी रूल ऑफ लॉ। ठीक है, विधायी प्रक्रिया ली गई, यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ठीक है, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था आपका बाइकैमरलिज्म। और मंत्रिमंडली, देखो हाउस ऑफ द कॉमन्स होता है, एक हाउस ऑफ शैडो होता है। ठीक है, और इसमें मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये 5-6 चीजें हैं जो हमने ब्रिटेन से ली है। इसको याद करने का एक और आसान तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे देखते हैं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो हम बात करें ब्रिटेन की, बात करें तो 2 तरह के बिस्किट्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इस समय रखे हुए हैं और पहले के समय से रखे हुए थे, वो है ब्रिटेनिया और पार्ले। ठीक है, तो यहां बात करें ब्रिटेनिया की, तो ब्रिटेनिया और पार्ले जो है कैब से लाए जाते हैं, और जब कैब से लाए जाते हैं तो कैब से लाए जाने के बाद क्या होता है, लोग उसमें लूट घसोट ना करें, तो लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, एक रूल बनाते हैं, रूल मेक करते हैं। ठीक है, कि 2-2 बिस्कुट यानी 2 बिस्कुट जो एक सिंगल पर्सन को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। तो ब्रिटेनिया यानी ब्रिटेन, और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है पार्ली, यानी क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहां पे पार्ले क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और कैब मतलब कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, कैबिनेट की व्यवस्था की गई है, तो वो कैबिनेट सिस्टम भी इसी से लिया गया है। ठीक है, रूल की बात करेंगे तो रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। ठीक है, मेक किया गया मतलब आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। कि कानून कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बाई का मतलब हो गया बाइकैमरलिज्म। ठीक है, कैमरलिज्म। और सिंगल का मतलब आपको पता है, सिंगल पर्सन को मिला, तो सिंगल मतलब सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ भारत की नागरिकता है, किसी स्टेट की नागरिकता नहीं है, यानी डुअल सिटीजनशिप का सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शोध क्या है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान लागू हुआ था 1937 में। ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी लिया गया है, और उसके साथ साथ क्या लिया गया है, आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति यानी प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ
प्रेसिडेंट, यानी आपका किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। जैसा कि आपको पता ही है, अप्रत्यक्ष एक प्रक्रिया होती है और उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, साथ साथ यूनियन टेरिटरी, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरी यानी आपका केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो होती है ये एकल संक्रमणी मतदान प्रक्रिया होती है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इसमें अपनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है उसमें राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी जो आपका कितने लोग नामांकित होते हैं यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो वो 12 मेंबर जो होते हैं वो उसमें नामांकन किया जाता है। ठीक है, 12 लोगों का नामांकन किया जाता है। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक के तौर पे देखें तो ये एक तरीके का डेन है। ठीक है, आयरलैंड, लैंड में अगर हम बात करें तो END लास्ट में आ रहा है ना, एंड। ठीक है, एंड आ रहा है तो एंड हो रहा है, तो ठीक है, एंड आ रहा है आयरलैंड में, अगर लास्ट में अगर राइम करेंगे तो वो लैंड एंड, तो END आ रहा है, तो ई से क्या हो गया, इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, एन फॉर क्या हो जाएगा, नॉमिनेशन। ठीक है, एन फॉर नॉमिनेशन की बात कर रहा है, और डी फॉर क्या होगा, DPSP की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर एंड याद होगा तो आप आयरलैंड के सोर्सेस को जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कनाडा की। कनाडा का संविधान आपका 1867 में लागू हो गया था। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात हो रही है। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके थ्रू होगा, सेंटर के द्वारा होगा, सेंटर के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब क्या होता है, आपका ऐसी शक्तियां जो 3 सूचियों में नहीं है। 3 सूची कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी जो है समवर्ती सूची होती है। उसके अलावा भी अगर कोई भी कानून पास होता है जो इन 3 सूचियों में नहीं अवशिष्ट है, तो उसमें क्या होता है, एक रेसिड्यूरी पावर होती है। ठीक है, और वो किसके पास होगी, सेंटर के पास होगी। तो अगर आप बात देख रहे हैं कनाडा में सारी चीज सेंटर की ही हो रही है। अगर सेंटर की ही बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कर रहा है कि जितने भी आपके फेडरल सिस्टम होगा उसमें, जो फेडरल सिस्टम का मतलब राज्य और आपका संघ दोनों को मिलाकर एक व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें जो संघ होगा वो मजबूत होगा, यानी जो सेंट्रल होगा, सेंट्रल और स्टेट मिलाकर कोई सिस्टम बनाया जाए, और जिसमें स्टेट्स जो होगा लोअर साइड पे होगा और सेंट्रल जो है स्ट्रॉन्गर साइड पे होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये बोला जा रहा है कि राज्यपाल जितने भी होंगे, जो गवर्नर होंगे, गवर्नर के बारे में जो ऑफिस की बात की गई थी वो तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बात की गई थी, लेकिन नियुक्ति कैसे की जाएगी ये बात की गई है किसमें, आपका कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा के संविधान से जब इस चीज की बात की गई है, उससे लिया गया है भारतीय संविधान में, तो उसमें यह बोला गया है कि जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा वो सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और लास्ट क्या है कि आपका जितनी भी रेसिड्यूरी पावर्स होंगी वो किसके हाथ में होंगी, सेंट्रल के हाथ में होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल की बात हर जगह आ रही है। तो अगर सेंट्रल की बात आएगी तो सी फॉर कनाडा है और सी फॉर सेंट्रल है। तो अगर सेंट्रल को जहां पे भी मजबूत घोषित किया जाएगा वहां पे कनाडा की बात आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज है क्या, स्वीडन। ठीक है, तो उसमें 2 पद आए हैं, स्वीडन से अगर लिया गया है तो लोकपाल और लोकायुक्त, यानी किसी का भी काम डन कर दे। अगर विजिलेंस की टीम आपके ऊपर बैठी हुई है, किसी को बनाना या किसी को बिगाड़ना विजिलेंस की टीम, अगर आप एक सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं
या किसी भी सरकारी काम को करते हैं तो आपके ऊपर दो लोग, लोकपाल और लोकायुक्त, हमेशा आपकी देखरेख और आपके कंडक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। विजिलेंस की टीम भी होती है, साथ साथ ये भी लोग होते हैं। तो अगर आप बात करें तो लोकायुक्त और लोकपाल का जो कंसेप्ट लिया गया, हमने कहां से लिया गया? स्वीडन। तो आप जब आपका काम डन कर दे उसे क्या बोलेगा? स्वीडन। और वो कौन डन करता है? लोकायुक्त और लोकपाल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 3 लोगों को देखा, एक तो आयरलैंड को, कनाडा को और स्वीडन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रूस की। रूस में अगर हम बात करते हैं तो रूस से लिया गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है हमारी। दूसरी चीज है जो प्रस्तावना में आपका सामाजिक यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात की गई है हमारा प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, जो कि आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है वो कहां से बात की गई है? रूस से बात की गई है। ठीक है, रूस से लिया गया। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान ये भी कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगर हम बात करें इसको याद करने के तरीके पे तो हमें पता है रशिया। ठीक है, रशिया के लोगों से हमारा बहुत ज्यादा प्यार है। हमारे प्रधानमंत्री और रशिया के प्रधानमंत्री, आपको पता है कि पुराने समय से ही हम दोनों देशों के रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं और बहुत सारे पहलुओं पे जो है रशिया ने हमें सपोर्ट किया है। ठीक है, वो 1971 और 72 का वॉर हो या उसके बाद की कहानी हो, हमेशा रशिया हमारे सामने खड़ा रहा है। तो हमारी दोस्ती कैसी है? बहुत अच्छी है। और जब दोस्ती बहुत अच्छी होती है तो आप क्या करते हो? आप चाहे सोसाइटी में किसी तरह के काम हो, ठीक है, या पैसे का किसी तरह का काम हो, इकोनॉमिक कोई भी काम हो, हाँ, या फिर कोई पॉलिटिकल जुगाड़ हो, ठीक है, सब पे आप मदद करते हो। ठीक है, सब पे आप न्याय करते रहते हो कि हाँ मेरा दोस्त है, मैं सब कुछ करूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज जो और भी देखते हैं वो ये देखते हैं कि जब दोस्ती होती है तो घूमने फिरने का प्लान भी तुम लोग बनाते होगे। तो अगर 5 ईयर प्लान की बात, यानी एक दोस्त अच्छा प्लान भी बनाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्त होते तो प्लान बनाते हैं कि आज पार्टी करने इधर चलते, आज इधर चलते, आज उधर चलते हैं। तो डीपी, अगर हम रूस की बात करें तो रूस से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो दोस्ती से डी फॉर दोस्ती और डी फॉर डीपीएस आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया कि दोस्त होंगे तो वो न्याय बहुत अच्छा करते हैं। न्याय किस चीज में? चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो सोसाइटी की बात हो, या फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वो पॉलिटिकल कोई जुगाड़ हो वो भी करने की बात करता है। उसके बाद जो दोस्त होंगे वो घूमने का प्लान भी बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा? पंचवर्षीय योजना भी कैरी आउट होगी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं जर्मनी में। जर्मनी में क्या है? जर्मनी का जो एक संविधान है उसे वाइमर का संविधान बोला जाता है। और इसमें क्या किया गया है? आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एफआर लिख दे रहा हूं इसको, फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 358 और 359 में प्रॉपर इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन बात ये कर रहे हैं कि वाइमर के संविधान से लिया गया। जर्मनी का एक संविधान है, इसे वाइमर का संविधान बोलते हैं। वाइमर संविधान से ये चीज लिया गया है। अगर आप बात करेंगे तो जर्मनी में कौन था? हिटलर था। कौन था? हिटलर था। और हिटलर क्या करता था? सबके राइट्स का हनन करता था। राइट्स क्या कर देता था? वो सबके राइट्स खत्म कर देता था। तो अगर जर्मनी की बात आएगी तो दिमाग में आना चाहिए हिटलर था, और जब हिटलर आएगा तो अधिकार आपके क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड होते हैं? आपका किसके थ्रू होते हैं? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। किसके वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन? जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना का जो स्वरूप है या जो चीज ली गई है वो लिखित संविधान से ली गई। लिखित संविधान किसका था? यूएसए का था।
सोर्स के रूप में, और उसके साथ साथ प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना जो है वो भी वहीं पे ली गई है, लेकिन जो भाषा है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल वो कहां से ली गई है? वो ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, 3 सूचियों की बात की गई थी, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और एक सूची जो संघ और राज्यों के बीच की सूची होती है, जिसे हम लोग समवर्ती या समवर्ती सूची बोलते हैं, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है एक और चीज होती है जो कि होती है संयुक्त बैठक, यानी ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग, साथ बैठेंगे 108 के तहत, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। ठीक है। और इसके बाद क्या है? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं, लेकिन इसमें लिख देते हैं कि आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई है। अगर हम इसमें देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक है, अगर हम यही अगर इसी टर्म को ले लेते हैं तो ये लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल की बात कर रहा है, उसके साथ साथ जो है समवर्ती सूची की बात भी कर रहा है, यही थर्ड, टी फॉर थर्ड ले लेते हैं तो थर्ड सूची या तीसरी सूची जो होती है वो समवर्ती सूची होती है, तो टी फॉर थर्ड हो जा सकता है, जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड ले लेंगे। तो ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड, अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात और वाणिज्य की बात कर रहे हैं, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उसमें से टी अगर हम लेते हैं पहला अक्षर, तो उससे हम लोग थर्ड ड्राइव कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो आपका समवर्ती सूची की बात कर रहा है। और एल फॉर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज की बात हो रहा है। पहला अक्षर जहां थर्ड बोलेगा, वैसे ही ये जो है आपका लास्ट अक्षर जो होगा ट्रेल का, ये बोलेगा लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सोर्स। ठीक है, फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस का जो संविधान बना था और लागू हुआ था, वो 1958 में लागू हुआ था, लेट में लागू हुआ था, भारत के संविधान के बाद में लागू हुआ था। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर ऐसा तो है नहीं कि प्रियम्बल में तो हमने एक चीज ली थी जो कि हमारे भारत के संविधान में थी, जिसमें हम बात करते थे कि जितने भी आपके रिपब्लिक सिस्टम है, ठीक है, जो प्रस्तावना में हमने स्वतंत्रता की बात की थी, समानता की बात की थी, बंधुत्व के आदर्श की बात की गई थी, ये कहां से लिया गया था? क्योंकि हमने तो लिया है ना संविधान में, जब प्रियम्बल हमारा साथ साथ लागू हुआ था, तो उसमें हमने बात की है आपका इक्वालिटी की। ठीक है, इक्वालिटी की, फ्रीडम की और फ्रेटर्निटी की, फ्रेटर्निटी की। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये कहां से ली गई थी भाई? ये चीजें ली गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ना कि फ्रांस के संविधान से। और सारी चीजें तो हर कंट्री के संविधान से ली गई हैं, लेकिन जो ये चीज है, ये चीज हमारा किससे ली गई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई थी। कब था? 1789 टू 1799 के बीच में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चला था, उसमें जो कंसेप्ट आया था, जो कि रूसो के द्वारा दिया गया था, एक फिलोसफर थे रूसो, उनके द्वारा ये दिया गया था, जिसमें हमने प्रस्तावना में जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम की बात की गई है, वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई थी। ये भी क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। फ्रांस का संविधान तो 1958 में लागू हुआ है, 1958, यू आर हियरिंग राइट, 1958। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ, 49 में एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर फ्रांस में याद करने के तरीके देखें तो फ्रांस में आता है FRA, फ्रांस ना, FRANCE, तो फ्रांस मतलब फ्रा मतलब फ्रेटर्निटी, और जब फ्रेटर्निटी की बात आएगी तो फ्रीडम होगी, भाईचारा होगा तो स्वतंत्रता होगी, और जो भाईचारा होगा उस भाईचारा में सबसे बड़ी बात होती है इक्वालिटी की, कि सबको समान अधिकार मिले, तो इक्वालिटी की बात भी होगी। और दूसरी चीज क्या होगी? और ऐसी ही चीज जब ये सारी चीजें होगी तो एक अच्छी पब्लिक बनेगी, यानी जो दोस्ताना जब अच्छा होगा तो एक अच्छी पब्लिक बनेगी। इसीलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम।
ठीक है, वो भी फ्रांस से लिया गया था। रिपब्लिक सिस्टम की बात हो या फिर प्रियम्बल में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और आपका फ्रीडम की बात हो, वो सब के सब लिए गए थे फ्रांस के संविधान से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अगर दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करते हैं तो इसमें आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका की बात की जा रही है। तो साउथ अफ्रीका का मतलब यही है कि आपका दक्षिण अफ्रीका में क्या है, एक तो अमेंडमेंट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका कौन गया था, आपका गांधी जी गए थे। और जब गांधी जी गए थे, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्होंने क्या किया था, कानून व्यवस्था वहां पे अच्छी नहीं चल रही थी। जो व्यवस्था थी जिसमें रेसिज्म था, जिसमें आपत्ति थी, जिसमें आपका रंग भेद था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहला तो वहां के कुछ कानूनों में और प्रक्रियाओं में संशोधन किया। तो अगर हम संविधान संशोधन की बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका को देख के, तो वहां संशोधन की व्यवस्था जो है, संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और साथ ही साथ क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव जो होना है वो भी किसके थ्रू लिया गया है, आपका दक्षिण अफ्रीका के थ्रू लिया गया। फिर वो अपने मेंबर्स चुनते हैं, ठीक है, राज्यसभा में, वो भी कहां से, लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू भेजा जाता है, अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, इसके बाद जापान से देखते हैं। तो जापान एक निजी संविधान था जो कि सबसे पहले लागू हुआ था 1889 में, आपका जापान का संविधान लागू हुआ था। जापान का संविधान लागू हुआ था जिसमें क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था की बात की गई है, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी जो जिस तरीके का कानूनी व्यवस्था बनाएगी कि इस प्रोसीजर से काम करना, आपको उसी प्रोसीजर से काम करना है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद व्यवस्था, जो आर्टिकल्स आप देख रहे हैं 1 से लेकर 395 तक, वो जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो अगर हम जापान में देखते हैं तो पान की बात आती है, और जब पान की बात आती है तो पान क्या होता है, बड़े प्रोसीजर से मनाया जाता है कि पहले ये डालो, वो डालो, कत्था डालो। मुझे पान मान नहीं खाता हूं लेकिन देखता तो हुई। तो उसमें क्या होता है कि चूना लगाना, उसके बाद फिर और भी चीजें लगाना, उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसको बांध के एक लौंग लगा के, मतलब अनुच्छेद, एक छेद करके पान में लौंग लगा के उसको बांध के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो यानी अनुच्छेद यानी छेद पान में बनने के बाद। और प्रोसीजर क्या होता है, पान लगाने में एक प्रोसीजर होता है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात हो रही है। ठीक है, तो जापान से ये हो गया, जापान से पान याद आएगा। पान क्या होता है, प्रोसीजर के साथ बनता है, और उसके बाद जब उस पान को बना लिया जाता है तो उसमें एक छेद करके उसको बांध के लोगों को खाने के लिए दे दिया जाता है। तो ये दो व्यवस्था हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम संविधान के स्रोत तो देख चुके हैं, अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं। तो ये बहुत इजी एक स्लाइड है जिसको आप मोस्टली लोग जानते होंगे, लेकिन पढ़ाना तो जरूरी है ही, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो इजी से इजी चीज भी हमें जानने की जरूरत होती है। तो अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो वो हमारा तिरंगा है। क्या है, तिरंगा है। अगर हम राष्ट्र प्रतीक की बात करें तो भारत का राष्ट्र प्रतीक जो है वही प्रॉपर है। ठीक है, भारतीय रुपया, मुद्रा की बात करें तो भारतीय रुपया है। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक कैलेंडर है। अगर हम निष्ठा की शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा होती है। अगर राष्ट्रीय नदी की बात करें तो वो गंगा है। राष्ट्रीय धरोहर पशु की बात करें तो वो भारतीय हाथी है। और राष्ट्रीय धरोहर हेरिटेज एनिमल की बात करें तो भारतीय हाथी है। लेकिन अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, दोनों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्र पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय सरीसृप नागराज है। और आपका राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है। और आपका राष्ट्रीय सब्जी
कद्दू है, और राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है, अगर हम बात करते हैं तो इसे 22 जुलाई 1947 को जो है हमारा एक्सेप्ट किया गया था, और इसको डिजाइन करा गया है पिंगाली वेंकैया द्वारा। किसके द्वारा? पिंगाली वेंकैया द्वारा। और इसमें 3 रंग होते हैं, एक केसरिया रंग होता है, दूसरा सफेद रंग होता है, और तीसरा हरा रंग होता है। जहां पर ये क्या करता है, ये तीनों रंग जो है स्वतंत्रता सेनानियों के 3 अलग अलग पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। केसरिया रंग जो होता है वो बलिदान को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे सफेद रंग हमेशा शांति को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हरा रंग की बात करें तो ग्रोथ यानी आपकी समृद्धि की बात करता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्र पुष्प की बात करें तो वो कमल होता है, जो कि पवित्रता, सौंदर्य और आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता है। अगर आप देवी देवताओं में देखते हैं तो माता सरस्वती और लक्ष्मी माँ का भी ये प्रतीक होता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो आपको पता है कि सारनाथ का जो अशोक चक्र है, ठीक है, वो एक राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है। जिसमें ये प्रतीक दर्शाता है क्या, एक आदर्श वाक्य। कैसा आदर्श वाक्य? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, यानी सत्य की ही विजय होती है, जो कि न्याय और धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा की बात की जाती है तो राष्ट्रीय मुद्रा आपको पता है INR यानी भारतीय रुपया है। ठीक है। उसके राष्ट्रीय कैलेंडर की बात की जाती है तो वो शक कैलेंडर है। ठीक है, शक का कैलेंडर है, जो कि 1957 में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने लगा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निष्ठा की शपथ। निष्ठा की शपथ में आपका भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की घोषणा करता है, जो कि एकता, शांति और राष्ट्रीय अखंडता पर जोर देता है। यह प्रतिज्ञा देशभक्ति और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और संस्थानों में सुनाई जाती है। ठीक है। निष्ठा की शपथ हर कोई लेता है। अगर एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशंस के डेकोरम को बनाए रखने के लिए एक निष्ठा, कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसके प्रति पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। ठीक है। उसी तरह से अगर आप किसी देश के हो तो उसके लिए भी आप ड्यूटीफुल रहोगे। ठीक है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो ये आम होता है, बहुत ही मीठा होता है, और ये ऑल इंक्लूसिवनेस की बात करता है। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो ये रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो ये मोर है, और ये 1963 में अपनाया गया था। ठीक है। ये एक सुंदर होता है, जब ये डांस करता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है, तो ये सुंदरता का भी प्रतीक है, और लाइफ की एक लाइवलीहुड का भी प्रतीक है, जिसमें पक्षी की जीवंतता, राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ठीक है। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो वो क्या है, जन गण मन है। किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। बंगाली में रचित था, बाद में से हिंदी में अनुवाद किया गया था। 1950 में इसे आधिकारिक तौर पे अपना लिया गया था। कब? 24 जैन 1950 को। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और इसके बाद है राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो बरगद है, जो कि एक आध्यात्मिक महत्व के रूप में अमरता का प्रतीक है हिंदू धर्म में। ठीक है। और लचीलेपन और दीर्घायु की वजह से इसको भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था भी कुछ लचीली व्यवस्था है और ऑल इंक्लूसिव व्यवस्था है, यानी समावेशी व्यवस्था है। ठीक है। राष्ट्रीय सब्जी की बात करें तो कद्दू की बात करें, जो कि हर जगह मिल जाती है, इसलिए इसको राष्ट्रीय सब्जी के रूप में बोला गया। और धरोहर पशु की बात करें, धरोहर मतलब हेरिटेज है एनिमल, जो कि मोस्टली हर जगह पे मिल सकता है। आपका एक एनिमल जो मोस्टली हर जगह में मिल सकता है, उसे वो एनिमल कौन है? हमारा हाथी है। ठीक है। जो कि एक शक्ति और बुद्धि का भी प्रतीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी ये, और इसके बाद क्लास वाइंड अप हो जाएगी। और ये है हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव जो है 2008 में इसको एक्सेप्ट लिया गया था, ये था गंगा नदी डॉल्फिन। क्या था? गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी में पाई जाने वाली प्रजाति जो है ये एक तरीके से एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है।
और गंगा नदी में पाई जाती है, इवन और भी रिवर्स में पाई जाती है, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर में पाई जाती है, लेकिन गंगा रिवर डॉल्फिन को जो है आपका राष्ट्रीय जलीय जीव, डॉल्फिन और भी रिवर्स में पाई जाती है, लेकिन गंगा रिवर डॉल्फिन को क्या किया गया, आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो ये 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, जो इसके गहन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करता है। इस पवित्र नदी की सुरक्षा, संरक्षण आदि गंगा कार्य योजना शुरू की गई थी, गंगा एक्शन प्लान जिसे हम लोग बोलते हैं। गंगा एक्शन प्लान कब लागू हुआ था, ये आप अपने कमेंट में बताइएगा, वरना आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये क्लास एंड होती है। मैं होप करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट के रूप में हमें प्रेषित कीजिएगा, और हम देखेंगे कि हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और आपकी क्लास को और अच्छी इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं। और इसी के साथ ये थ्योरी का पार्ट पूरा होने के बाद हम अब इसकी अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।